पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ लिया था भाई? लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, सरकार के अलग अलग अंग, विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इसमें हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी जो होते हैं वो स्वच्छंद नहीं है। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं होने का मतलब है यहाँ पे वो उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, वो जो दबाव पड़ेगा, उससे वो मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हित और नज़रिया का टकराव चलते ही रहता है। हितों और नज़रियों की इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती उन्हें परस्पर विरोधी मांगों दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। ठीक है। इस अध्याय की शुरुआत हम जानेंगे कैसे परस्पर विरोधी मांग और दबाव के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम ये भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। आम नागरिक अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके मतलब दबाव समूह आंदोलन की चर्चा भी करेंगे। इसी में हम सब ये सब सारी चीजें भी देख लेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राजसत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। ठीक है। नेपाल और बोलिविया में जनसंघर्ष से ही इसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है, आपने पढ़ा है पोलैंड वाली कहानी। हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन 2006 की बात है। अप्रैल का महीना था। नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठा। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है जहां लोकतंत्र 90 के दशक में कायम हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये बिना लोकतंत्र का है, लोकतंत्र यहाँ पर भी 90 के दशक में ही कायम हो गया था। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। राजतांत्रिक व्यवस्था यहाँ नहीं है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही रही है। राजा भले रहा है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां रही हैं वो किसके हाथ में रही हैं? जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, ठीक ना, उन्हीं के हाथ में रही। आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता कमजोरी का उन्होंने फायदा भी उठाया। 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। ये ज्ञानेंद्र के समय की बात है भाई। ठीक है। एक आंदोलन उठेगा, उसका लक्ष्य क्या होगा? जो आंदोलन उठा उसका लक्ष्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंप देना। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक सेवन पार्टी अलायंस नाम याद रखना है, सप्तदलीय गठबंधन इसको बोल सकते, एसपीए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान हुआ। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। ये देख सकते हैं आप किस तरह से। ओके। इसमें माओवादी, बागी, अन्य संगठन भी साथ हो लिए। सभी संगठन भी आ गए थे। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सके। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख पहुंच गई। आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, एक नई संविधान सभा का गठन हो। उसके बाद फिर अल्टीमेटम का अंतिम दिन था 24 अप्रैल। राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। 3 मांग कौन कौन सी रखी गई थी? संसद को बहाल करना, सर्वदलीय सरकार बनाना, एक नई संविधान सभा का गठन करना। ये 3 मांग थी आंदोलनकारियों की तरफ से।
इनको माना गया। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। गिरिजा प्रसाद कोइराला संसद फिर बहाल हुई। इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के कानून पारित किए। इनमें फिर देखा गया नई संविधान सभा के निर्वाचन के लिए तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों की सहमति भी बन गई। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया। ठीक है, 2008 में राजतंत्र यहाँ पे खत्म हुआ है। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। फिर 2015 में यहाँ पे एक नया संविधान अपनाया गया। 2015 में नया संविधान लाया गया। नेपाल के लोगों का संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ऐसे ही एक और घटना है बोलीविया। बोलीविया में जल युद्ध हुआ था। ये जल युद्ध क्या है? नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार से संबंधित है, लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती है। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष किया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता को से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। ठीक है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते हैं। लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। विश्व बैंक ने सरकार ने कुछ बम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। इजाफा मतलब बढ़ा दिया रेट। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1,000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपया महीना ही थी। इसके फलस्वरूप स्वतःस्फूर्त आंदोलन जनसंघर्ष भड़क उठा। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया। इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब हड़ताल की। सरकार बातचीत के जरिए लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन भी किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई। सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ गया। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांग माननी पड़ गई। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द हुआ। जलापूर्ति दोबारा नगरपालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। ठीक है, इस आंदोलन को बोलीविया का जल युद्ध कहा जाता है। तो बोलीविया का जल युद्ध क्या है, ये हमको पता रहना चाहिए। हो सकता है कि आपसे प्रश्न में कभी ऐसा पूछ भी लिया जाए, तो आप ये बता सकते हैं। संघर्ष, लोकतंत्र और जन संघर्ष देखें तो इन दो कथाओं का जो संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में आंदोलन चला तो लोकतंत्र स्थापित करना था। बोलीविया में जब चला तो क्या हुआ, वो निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया, है ना। दोनों के जो लक्ष्य थे वो अलग अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका जो था वो सेम था, है ना, ध्यान रखना। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में जो आंदोलन चला उसने तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक भी हैं। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रहेगी। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा इन दोनों उदाहरणों से? लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है भाई। ये भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसले के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो। लेकिन ये हमको एक चीज स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। ध्यान रखिए। फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हों। ठीक है, एक तो ये तरीका।
दूसरा निष्कर्ष ये है कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। लामबंदी के जरिए कैसे होता है? संभव है कि कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। एक और निष्कर्ष क्या हो सकता है? ऐसे संघर्ष लामबंदियों का आधार क्या होता है? राजनीतिक संगठन। ठीक है, ये बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त तथा सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति का क्या मतलब है? भाई जो सत्ता में सरकार, जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी है, जाहिर सी बात है वो नहीं जाएगी किसी का साथ देने के लिए, है ना, विरोध के रूप में, जनसंघर्ष के रूप में। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं वो तो जा सकती ना, वो तो जाएंगी भी, वो लोगों का साथ देंगी, उसको कहीं ना कहीं मतलब अब ये है, मान लीजिए जो विरोधी पार्टियां रहीं वो सब गईं, तो उनके पीछे उनके जो क्या बोलते हैं सहयोगी होंगे वो लोग जाएंगे और उस पार्टी के मुताबिक ही काम करेंगे। बात समझे? स्वतः स्फूर्त में क्या होता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा, लेकिन पार्टी के जरिए अगर जाता है तो एक बात ये तय होती है कि वो ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कोई किसी भी प्रकार का नुकसान हो पाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी होना जरूरी होता है। ठीक है, संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह के सहारे भी लोग ऐसा करते हैं, आंदोलनकारी समूह भी उसमें होते हैं। सर व्यापार संगठन ये से आ ये जाएगा, ये जो किसान संगठन, ये सारे संगठन, ये सब सामुदायिक में आते हैं। क्षेत्रीय वाले में किसी क्षेत्र से संबंधित कोई दल होगा, ठीक है, वो उसको किसी विशेष समुदाय से नहीं, मतलब उसको अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों से मतलब है। उसमें किसान भी हो सकते हैं, व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर हो सकते हैं, उसमें मजदूर भी हो सकते हैं, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी हो सकते हैं, सब लोग उसमें फिर आ जाएंगे उस क्षेत्र में। ठीक है, लामबंदी और संगठन, ऊपर के दोनों उदाहरण की तरफ लौटते हैं। उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी एसपीए ने किया था। इस एसपीए, ठीक है, इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ठीक है, ये पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी। इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता के समूह इस आंदोलन को अपना समर्थन दिए थे। वहां पर जितने भी थे, स्कॉलर रहे हों या फिर किसी नौकरी पेशा वाले रहे हों या कोई पार्टी से संबंधित व्यक्ति हों, सब ने इस आंदोलन में साथ दिया। और सब ने जो साथ दिया उसका निर्णय निष्कर्ष क्या निकला कि वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान लागू किया गया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। वो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था फेडेको, है ना। फेडेकोर किससे संबंधित है? फेडेकोर बोलिविया का एक ऐसा संगठन है जिसने जल आंदोलन में अगुवाई की थी। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। नामक संगठन, इस संगठन में कौन कौन, फेडेकोर में कौन कौन शामिल थे? देखो, इंजीनियर थे इसमें, पर्यावरणवादी भी थे, ठीक है, और स्थानीय कामकाजी लोग भी इसमें शामिल थे। ठीक है,
इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबम्बा विश्वविद्यालय के छात्र, शहर में बढ़ती बेघर बाल बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इसको इन सब लोगों का समर्थन मिला। ये जो लोग इसमें शामिल हुए उसी को बोला गया फेडेको, है ना, ध्यान रखना। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता भी हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। समर्थन दिया 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता मिली। ये पूरे मतलब ठीक रहा। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है कि नागरिक की इच्छा ना हो या प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ना महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो। वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कर सकता है। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके जिनके सारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह, दबाव समूह भी कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को बोलते हैं आंदोलन। दबाव समूह क्या हुआ? जब लोगों ने समूह बनाकर अपना काम किया। मतलब कि मान लीजिए कहीं पर किसी चीज की कमी है, संसाधन की कमी, उस संसाधन की पूर्ति करने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए लोगों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन के माध्यम से उन्होंने अपने हित को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। अपने हितों को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम अपनाया उन्होंने, वो एक आंदोलन का नाम दिया। उसी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने ये बात करी, तो वो क्या हुआ? वो दबाव समूह का माध्यम बना। लेकिन वो आंदोलन क्या है कि आंदोलन होता है जो ये समूह करते हैं, ठीक है। इन समूहों द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वही है, ये जो समूह है वही है आंदोलन, ठीक है। दबाव समूह और आंदोलन होता क्या है फिर? बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने, उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक जो दल होते हैं और दबाव समूह, दोनों में अंतर भी साथ में समझते चलना आप लोग, ठीक है। मतलब यहाँ पे साफ साफ भी बता दिया गया कि जो दबाव समूह होते हैं उनको सरकार मतलब अपना शासन उसन स्थापित करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको शासन सरकार नहीं चलानी। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, सरकार चलाते हैं। इसमें कह रहा है ना कि राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने, उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? एक अंतर हो गया दबाव समूह और राजनीतिक दल में। दबाव समूह का निर्माण कब होता है? तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा या मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। दबाव समूह का निर्माण उस अवस्था में होता है जैसे कई सारे हितों वाले हित समूह जब एक साथ मिलते हैं तो वो अपना एक दल बनाते हैं, है ना। जैसे ऊपर की गई चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाई में जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो दबाव समूह के आंदोलन होते हैं वो चुनावी मुकाबले में अपनी भागीदारी निभाने के लिए नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं? राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह, ठीक है भाई। दबाव समूह चुनावी मुकाबले में सीधे अपना भागीदारी नहीं करते, बल्कि वो राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है।
अगर दबाव समूह ना रहे कोई, तो ऐसे ही आंदोलन हो तो वो कैसा आंदोलन होगा, एक ढीला ढाला टाइप में रहेगा। भाई जाहिर सी बात है, लोगों के पास इतना टाइम है, रोज जाओ कि 4 दिन बुलाने लगातार, चलो भैया आंदोलन में चलना है, तो क्या कहेगा, अरे तुम जाओ, तुम्हारे तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, है ना। अगर आप एक संगठन के रूप में जाते हैं तो सब लोग उसमें इकट्ठा होंगे, लेकिन अगर आप एक एक करके बुलाएंगे तो बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ेगी। बात समझे ना। ठीक है। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ना कि दबाव समूह पर। स्वतः स्फूर्त का क्या मतलब है? वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, ये क्या होते हैं? हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्सा समुदाय समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। दबाव समूह क्या चाहते हैं? किसी समाज के किसी खास हिस्सा या समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें मजदूर संगठन भी हो सकता है, व्यावसायिक संघ हो सकता है, पेशेवर पेशेवर मतलब वकील, डॉक्टर, शिक्षक कोई हो सकते हैं का संगठन हो सकता है। इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं, क्योंकि ये समाज के किसी खास तबका, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ग विशेषी का क्या मतलब है इसमें, और आपसे पूछ भी लिया जाए तो वर्ग विशेषी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ग विशेषी का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, सॉरी स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, आपको उसमें फिर बताना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके। ठीक है। तो वर्ग विशेषी ये होते हैं भाई, याद रखना। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी कल्याण करना होता है। जो वर्ग विशेषी दबाव समूह होते हैं वो पूरे समाज के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने समूह के लिए काम करते हैं। अगर किसान संगठन है तो किसान संगठन का मतलब है कि वो सिर्फ किसानों के लिए काम करेगा। व्यावसायिक संगठन है तो व्यवसायियों के लिए काम करेगा, है ना। मजदूर संगठन है तो मजदूरों के लिए काम करेगा। सबके लिए काहे काम करेगा भाई? कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो, कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों को, इसमें जैसे ऐसा संगठन संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ ना हो। जैसे बोलिविया में बना हुआ था फेडकोर। फेडकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का एक उदाहरण है। ठीक है। कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं जो जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उससे उसके सदस्यों को कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। उससे कोई लाभ नहीं है। बोलिविया का फेडकोर संगठन है। नेपाल के मामले में हमने देखा वहां मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। मानवाधिकार संगठन को क्या मतलब है, क्या फायदा होता है, उसको क्या लाभ था, हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे? जन सामान्य के हित समूह बोल देंगे या फिर लोक कल्याणकारी समूह बोलते हैं इनको। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। किसी खास की बात नहीं यहाँ पे, नॉर्मल सामूहिक हित। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। जैसे ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे सदस्यों के को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता हो। जैसे बाम सेफ एक है। ये कैसा? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बाम सेफ। ठीक है। बाम सेफ एक ऐसा ही संगठन है। ठीक है ना। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, आपको याद रखना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का संगठन है ये, जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। बाम सेफ क्या है?
क्या करता है, उद्देश्य क्या, ये चीज पता हो गई। ये संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार क्या होता है, अपने सदस्यों की समस्या को देखता ही है, लेकिन मुख्य सरोकार है कि सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। ठीक है, बामसेफ का काम ये है। आंदोलनकारी समूह की बात करें, दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत भी मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं। सार्वभौम मतलब बहुतों को इकट्ठा करे। सार्वभौम मतलब होता है क्या, कि सब कुछ समाहित हो उनके अंदर में, उस आंदोलन में। ठीक है, नेपाल में उठा लोकतंत्र का आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था, राजा को अपने उद्देश्य आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलनकारी समूह के रूप में ये नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है, उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। ठीक है, किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन, महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल हैं। ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है। याद रखना, पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन खास खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके सबके संगठन भी अलग अलग हैं। ठीक ना, संगठन भी अलग अलग हैं, नेतृत्व भी अलहदा है। नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय भी अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझेदार हैं। इनका दृष्टिकोण भी एक जैसा ही है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, ये क्या होता है, कभी कभी व्यापक आंदोलन के एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन, व्यापक आंदोलन का सर्वसमावेशी संगठन है जिसका नाम है नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। ये आपको ऐसे भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, पूछ लिया जाए ये क्या है तो आपको पता रहे। ऐसा ही संगठन का संगठन है, संगठनों का संगठन है। ये कोई एक संगठन नहीं है, कई सारे संगठनों का संगठन है। पीपल्स मूवमेंट मतलब लोगों के जितने भी प्रकार से आंदोलन हो सकते हैं उन सबका नेता है ये नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। ये संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। दबाव समूह आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। कैसे भाई, दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या चलाते हैं, सूचना अभियान चलाते हैं, बैठक आयोजित करते हैं, अर्जी दायर करते हैं। ये सारे तरीकों का ये लोग सहारा लेते हैं। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। एक तो ये असर है। दूसरा असर है कि ये समूह अक्सर हड़ताल, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ, अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए। ऐसे भी एक असर होता है। एक है व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। ठीक है, लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति
सरकार को सलाह देने वाली समितियों, आधिकारिक निकायों में शिरकत भी कर सकते हैं। ठीक है। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? हमने इस प्रश्न पे कई बार प्रैक्टिस भी कर रखा है। जो दबाव समूह होते हैं ना, इनके जो प्रभाव होते हैं वो सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। एक तरफ ये सकारात्मक भूमिका निभाते हुए किसी समाज से टूटे हुए, जो समाज की मुख्य धारा से जो टूटे हुए लोग होते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम करते हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो क्षेत्रवाद या समुदायवाद या फिर बोलें तो वर्ग संघर्ष जैसी भावना का विकास भी करते हैं। दोनों इनके प्रभाव होते हैं। शुरुआती तौर पर लग सकता है किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर एक आंदोलन की बात की गई है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, हरित पट्टी, जो कि केन्या में हुई थी। ठीक है, केन्या में हुआ है ये आंदोलन, और इसके जो नेता रहे हैं वांगरी थे। और ये जो आंदोलन था, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो था, ये क्यों चलाया गया था? क्योंकि सरकारी जो मशीनरी थी, सरकारी जो अधिकारी राजनेता थे, उन्होंने क्या किया था, अपने अपने जैसे उनके अपने पसंद के या उनके जो मार्फत वाले लोग थे उनके, तो उन लोगों को क्या किया था, सरकार ने फैक्ट्री खड़ा करने का मौका दे दिया था या फिर पेड़ काटने की अनुमति प्रदान कर दी थी। उसी बात को लेकर केन्या में आंदोलन उठा। उसके नेता बने वांगरी मथाई। 70 और 80 के दशक की बात है। वो बताते हैं कि जब वो किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रहे थे, तो उनको ये पता चलता है कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, एक आंदोलन ये रहा है। ये आंदोलन किसी एक समुदाय से संबंधित नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित बात है। जो पर्यावरण से संबंधित बात है, तो इसका मतलब है उस पर्यावरण का असर उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति पर पड़ता। बात समझे? याद रखना। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल में सबसे बड़ा अंतर होता है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो शासन सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो दबाव समूह होते हैं ना, उन्हें शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं होता, सरकार चलाने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, और वो किसी भी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। जो दबाव समूह है, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन दबाव समूह के सामने ऐसी कोई चिंता नहीं रहती है। उनको किसी जनता के सामना करने से कोई लेना देना नहीं होता है। संभव है कि दबाव समूह आंदोलनों को जनता से समर्थन या धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो। इसके बूते हुए अपने संकुचित एजेंडे पर वो सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो सके। ठीक है, लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा। अगर हम थोड़ा सा संतुलित रवैया अपनाते हैं, तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। अगर मान लीजिए कि मेंस के एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न मिले कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं, इसकी समीक्षा करें। ठीक है, तो आप तो पहले यहाँ तक ये चीजें बता सकते हैं कि क्या क्या होता है, फिर आप एक समीक्षा वाला रवैया भी अपनाना पड़ेगा। फिर दबाव समूह आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। इसलिए ऐसा किया जाता है, शासकों के ऊपर दबाव बनाया जाता है।
सरकारें अक्सर थोड़े से धनी ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं और जनसाधारण के हित समूह आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत भी कराते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी आप इसमें एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का अच्छा खासा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वर्ग विशेषी होते हैं कैसे महत्वपूर्ण होते भाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता है। अगर सभी समूह समाज के सभी समूह जो अगर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक समूह का दबदबा कायम नहीं रह सकता, क्योंकि सबको उस बारे में जानकारी रहती है। ठीक है, यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह क्या करेगा? इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना और शक्ति संतुलन करना संभव होता है। एक समूह है जो ये दबाव डाल रहा है कि हमारे लिए नीतियां बनाई जाए, एक दूसरा समूह जो सक्रिय है ऑलरेडी वो ये कह रहा है कि नहीं भाई ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए। तो सरकार को ये समझने का मौका भी मिलता है कि कौन क्या चाहता है, कितना चाहता है, कितना चाहिए, अभी सुधार कितने करने हैं। तो सरकार क्या करती है ना, इन दोनों में विरोधी हित, परस्पर जो विरोधी हित होते हैं उनके बीच में सामंजस्य बिठाने और शक्ति संतुलन स्थापित करने का काम भी करती रहती है। वो आसान हो जाता है फिर। अब यहाँ पे देखें तो प्रश्न दिए गए हैं, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न आप लोग चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न जरूर लिखो, ये दो प्रश्न टिप्पणी के रूप में लिख लेना चाहे तो। ठीक ना? जी सर। हाँ, इसको लिख लेना जरूर। तो देखो कैसे लिख लेते हो, या जो अभी हमने पहले प्रश्न बोला था उसी को लिख लेना, दोनों पे टिप्पणी ही करनी है ना? एक प्रश्न और देख लो, दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर, ये मजा आ जाएगा करने में ना। दबाव समूह हाँ राजनीतिक सर। दलों में अंतर को स्पष्ट करते हुए इस, है ना, अंतर स्पष्ट करते हुए इनके बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उनकी चर्चा करें, इनके बीच के आपसी संबंधों की चर्चा करें।